और सारे मेरे पख्तूनख्वा के MPs और मुझे नहीं पता कि MNS भी हैं, लेकिन जो सारे मेंबर जो प्रोविंशियल असेंबली के जितने भी हमारे अरकान हैं, मैं सबसे पहले तो आप सबको ये वाज़ेह कर दूं कि जो मैंने कल पंजाब असेंबली से अपने जो पार्लियामेंट्री पार्टी से एड्रेस किया था, तो उसमें एक गलत फहमी होगी, वो मैं जरा आप सबके सामने पहले वाज़ेह कर दूं। गलत फहमी होगी हमारी ऑपोजिशन को, यानी हमारी जो गवर्नमेंट में बैठी हुई और जो PDM के लोग हैं। देखें, हमने फैसला कर लिया है कि हमने ये असेंबलियों से KP और अपनी पंजाब की असेंबलियों से इनको डिसॉल्व करना है और इलेक्शंस पे जाना है। हमने सिर्फ इनको PDM वाले लोगों को इनको एक पैगाम दिया कि देखिए 66% पाकिस्तान में इलेक्शन होगा जैसे हम अपनी ये 2 असेंबलियां डिसॉल्व करेंगे। अब 66% पाकिस्तान में जब इलेक्शन होगा तो जो फेडरल गवर्नमेंट है वो तो उसका तो काम करना खत्म हो जाएगा, क्योंकि वो तो सारे इलेक्शन में चले जाएंगे। जब 66% पाकिस्तान में इलेक्शन होगा तो फेडरल गवर्नमेंट क्या करेगी? वो सारे इलेक्शन में चले जाएंगे। इसका मतलब मुल्क हॉल्ट हो जाएगा। अब मैंने उनको ये समझाया, कल कोशिश की और मेरे ख्याल में गलत पैगाम चला गया कि देखिए, मैं मुल्क के लिए आपको ऑफर कर रहा हूं। इलेक्शन तो जब भी होंगे वो इंशाल्लाह चाहे अक्टूबर में हो चाहे अगस्त, अगले अगस्त में हो, इंशाल्लाह तहरीक इंसाफ ने तो अब जीतना है। वो जीतना इसलिए है कि लोगों ने जो इनकी कारकर्दगी देखी है पिछले 7 महीने में, लोग तो यानी इनसे इतना मुतनफर है कि ये बाहर ही नहीं निकल सकते। ये जिधर पब्लिक के अंदर जाते हैं इनको चोर के नारे लगते हैं। मुल्क तो ये किसी एक शोबे के अंदर मुल्क में कोई फायदा नहीं हुआ, यानी कोई इंप्रूवमेंट नहीं हुई, बल्कि मुल्क तो नीचे जा रहा है। सारे जो इनका जो अपने 2 बड़े फाइनेंस मिनिस्टर्स जो इनके लेके आए थे और ये तजर्बाकार लोग थे, वो अब आपस में लड़ रहे हैं। वो जो मिफ्ता इस्माइल है, वो जो पहला फाइनेंस मिनिस्टर है, वो तो अब ये कह रहा है कि ये डिफॉल्ट की तरफ लेके जा रहा है इसहाक डार, और इसहाक डार कह रहा है कि उसने कुछ किया ही नहीं है जब वो फाइनेंस मिनिस्टर था। दोनों ही सच बोल रहे हैं। दोनों ही सच ये बोल रहे हैं कि मुल्क जा तो डिफॉल्ट की तरफ रहा है और दोनों ने कुछ नहीं किया, स्वाय स्टेटमेंट्स देने के और हमारे ऊपर तनकीद करने के। उनके पास तो अब कोई रोड मैप ही नहीं है इस मुल्क को बचाने के लिए। और जो बाहर की भी फाइनेंशियल मार्केट्स हैं और पाकिस्तान के अंदर भी जो बिजनेस कम्युनिटी है, उनको पूरी तरह इत्मीनान इनके ऊपर उठ चुका है। वो समझते हैं कि अब इनके पास कोई अब हल ही नहीं है, कोई रोड मैप नहीं है। तो लिहाजा मुल्क का जो माशी हालात हैं वो बड़ी तेजी से नीचे जा रहे हैं। और कोई भी शोबा, बिजनेस ले लें, इंडस्ट्री ले लें, ज़राअत ले लें, IT ले लें, एक इस वक्त मुल्क के अंदर जो इस मुल्क को वेल्थ क्रिएशन कर सकता है, दौलत में इजाफा कर सकता है, एक भी नहीं है शोबा जो कि इनकी जो अब इस हुकूमत के ऊपर एतमाद रह गया हो। तो ना अंदर से कोई इसके ऊपर एतमाद नहीं रखता है, ना बाहर से। 75% पाकिस्तानी कह रहे हैं इलेक्शंस करवाओ, क्योंकि वो भी ये समझ गए हैं गवर्नमेंट फेल हो गई है। तो इसमें हमने सिर्फ इनको ये कहा कि हम तो ये करने जा रहे हैं। आपको अगर मुल्क की फिक्र है तो आप क्योंकि मुल्क आपसे संभाला नहीं जा रहा, मुल्क जा रहा है डिफॉल्ट की तरफ, तो आप भी इलेक्शंस करवा दें। एक जनरल इलेक्शन ही हो जाए, बजाय ये कि 66% पाकिस्तान में होगा। ये मेरा मकसद उनको कहने का था। बाकी इनसे बातचीत किस चीज पे होगी, हो ही नहीं सकती। ये जिस लिए गवर्नमेंट में आए हुए हैं और हमने अपनी तरफ से पूरी जोर लगाया गवर्नमेंट करने में, उसमें जमीन आसमान का फर्क है।
इनका सिर्फ गवर्नमेंट में आने का मकसद क्या था? अपनी चोरी माफ करवाने के लिए। पहले ही अपनी चोरी माफ करवा चुके थे जनरल मुशर्रफ से एनआरओ लेके। अब ये दूसरा एनआरओ इन्होंने लिया है, वो भी बदौलत जो इनके हैंडलर्स थे उन्होंने इनकी वो सहूलतकार बने इनको दूसरा एनआरओ लेने के लिए। और जनरल मुशर्रफ को जो सबसे बड़ी तनकीद हुई थी वो उसके एनआरओ देने पे थी। बाकी तो जनरल मुशर्रफ ने इन दोनों पार्टी से मुल्क को बेहतर चलाया था। लेकिन उसको जो लोग बुरा भला कहते हैं, लोग अभी भी नहीं भूल सकते कि चोरी हुई मुल्क की। देखिए, चोरी होती है किसी मसलन मेरे घर चोरी हो गई, लेकिन करप्शन मुल्क का पैसा चोरी होता है। तो जनरल मुशर्रफ के पास तो इख्तियार ही नहीं था कि जो मुल्क का पैसा चोरी हो वो माफ कर दे। और अब फिर 1100 अरब रुपए का इन्होंने ये आए हैं और इनका सिर्फ एक मकसद था कि 1100 अरब रुपए के इनके केसेस माफ हो। तो सबके केसेस माफ होते जा रहे हैं। ये दार भी बच गया है। दार का मैं याद करवा दूं कि इससे पूछा था कि $5 मिलियन आपने अपने बच्चों को भेजे हैं, आपने किधर से भेजे हैं? आपकी इनकम में तो ये शो नहीं हो रहा। उसने कहा जी मुझे वो अबू धाबी से, मैं किसी अबू धाबी के शेख के लिए काम करता था तो उसने मुझे पैसा दिया है। उन्होंने अगला सवाल पूछा कि अगर उसने पैसा दिए तो आपके पास कोई तो सबूत होगा। किसी ने $5 मिलियन आपको ऐसे कैश में तो नहीं पकड़ा दिया, कोई तो होगा, कोई चेक वगैरह। जब उससे यह सवाल पूछा गया, वो उसके जहाज में बैठ के जो प्राइम मिनिस्टर था तब खाकान अब्बासी, और वो मुल्क से फरार हो गया। अब आके इन्होंने कानून इतना बदल दिया कि वो भी पाक हो गया। और अब वो मरियम भी बच गई है। नवाज शरीफ की तैयारी हो रही है उसको भी बचाने के लिए। आसिफ जरदारी के केसेस वो खत्म हो रहे हैं। 1100 अरब रुपए का मुल्क को डाका पड़ रहा है। और यही इन्होंने अभी तक, अगर इनका कोई कारनामा है तो वो है कि अपने केसेस माफ करवा लिए उसके। और उसका जो दूसरा इनकी कोशिश है कि किसी ना किसी तरह इमरान खान को डिस्क्वालीफाई करें, किसी ना किसी तरह पीटीआई के लोगों के ऊपर केसेस करें ताकि हम नॉकआउट कर दें, यानी टेक्निकल नॉकआउट करके तो हम किसी तरह इलेक्शन जीत जाएं। और ये नहीं जीत सकेंगे। तो मुल्क का इस वक्त जरूरत यह है कि सियासी इस्तेकाम आए, उसकी वजह से माशी इस्तेकाम आएगा। सियासी इस्तेकाम आ सकता है सिर्फ एक तरीके से, वो है इलेक्शंस। और इसीलिए आज 75% कौम इस चीज के ऊपर आ गई है कि इलेक्शंस के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। और हमने इनको इसलिए ऑफर किया क्योंकि हम असेंबलियां डिसॉल्व करने जा रहे हैं पंजाब और केपी की। और वो इसलिए हम करने जा रहे हैं कि हम समझते हैं आपकी ये मुल्क की जरूरत है इलेक्शंस, और पीटीआई की जरूरत इलेक्शंस नहीं है इस बार। पीटीआई तो इंशाल्लाह जब भी इलेक्शंस होंगे तो हम जीत जाएंगे। बल्कि जितनी देर ये बैठे जा रहे हैं असेंबली में, इनका तो ग्राफ और तेजी से नीचे जा रहा है। तो हमें तो फायदा ही फायदा है कि अगर इलेक्शन डिले भी हो जाते हैं। लेकिन मुल्क, मैं ये आप सबको ये कहना चाहता हूं कि जो मुल्क के हालात हैं वो उस सतह पे पहुंच चुके हैं कि अगर ये इलेक्शंस ना हुए तो हमें तो ये डर लगा हुआ है कि जब तक ये इलेक्शंस कॉल करेंगे तो वो मुल्क तो उधर पहुंच जाएगा जिधर कोई भी कुछ नहीं कर सकेगा उसके बाद। और मुझे ये समझ नहीं आ रही कि क्या ये जो हैंडलर्स हैं जिन्होंने 7 महीने इनकी मदद की, जिन्होंने इनकी मदद की इनको इक्तदार में आने के लिए, और आपकी जरा स्टेटमेंट सुन लेना मरियम की, उसकी खाकान अब्बासी की, उसकी मेरे ख्याल में राना सनाउल्लाह, और इनका एक और एहसन इकबाल, इनकी तो टीवी पे स्टेटमेंट्स हैं कि एस्टैब्लिशमेंट के बगैर तो कभी नो कॉन्फ्रेंस कामयाब हो ही नहीं सकता है। इनकी तो स्टेटमेंट्स इन्होंने खुद टीवी पे दी हुई हैं। तो जो सहूलतकार इनको लेके आए थे, तो क्या उनको ये नहीं पता कि मुल्क किधर जा रहा है? और दूसरा मेरा सवाल ये है कि इनको ये जो पीडीएम के लोग हैं, हम सबको पता है इन्होंने क्या करना है। इन्होंने फिर मुल्क छोड़ के भाग जाना है। ये भागने की तैयारी कर रहे हैं कि अगर इन्होंने जब हालात बुरे देखे या मुल्क डूबने लगा तो इन्होंने तो बाहर भाग जाना है। इनके तो पैसे दौलत सब कुछ बाहर पड़ा है डॉलर्स में।
तो जब रुपया गिरेगा डॉलर का तो फायदा होगा इनको। तो इसलिए इनका स्टेक पाकिस्तान में नहीं है। नवाज शरीफ जो है उसका जो इंटरेस्ट है वो पाकिस्तान में नहीं है। वो फैसले पाकिस्तान की बेहतरी के लिए नहीं करता, ना जरदारी करता है, क्योंकि इनके पैसे बाहर पड़े हुए हैं। ये अपने पैसे बचाने के लिए फैसले करते हैं। तो इनकी तो कोशिश ये है कि क्योंकि ये अब इलेक्शन जीत नहीं सकते, मुल्क को आगे लेते जाओ, डिले करो इलेक्शन। जितना डिले होगा ये समझते हैं कि ये हमारे ऊपर केसेस कुसीस करके, मुझे डिस्क्वालीफाई करके, और शायद वो माहौल बन जाए कि ये इलेक्शन कमीशन तो आप इनके साथ मिला हुआ है। वो तो बिल्कुल हर फैसला, बल्कि इनकी पार्टी का कोई मेंबर लगता है कि जो कोशिश पूरी कर रहा है कि कैसे इनको जिताना है। तो ये समझ रहे हैं कि डिले करके ये किसी ना किसी तरह ये इलेक्शन वो ऐसा माहौल बना के तो शायद जीत जाए, और अगर ये नहीं जीतेंगे तो उन्होंने बाहर भाग जाना है। और मेरी पूरी पेशेंट गोई है कि इन्होंने, इनके लीडर्स ने फिर ये तीसरी दफा बाहर भागेंगे, लेकिन मुल्क को तबाही के किनारे पे खड़ा करके। तो मैंने आज आप सबको इसलिए बुलाया है कि आपको समझ आना जाना चाहिए कि मुल्क का पॉलिटिकल सिनारियो है क्या। हम खड़े उधर हैं जिधर ये हमारे लिए पीटीआई का तो ग्राफ अल्लाह का शुक्र है कभी भी इतना ऊपर नहीं गया जितना आज है, लेकिन मुल्क का सूरत हाल ये है कि ये जितनी देर आप बैठेंगे तो जिस तरह मैंने आपको शुरू में कहा कि जो बैरून मुल्क का फाइनेंशियल मार्केट्स है वो मुकम्मल तौर पे इनके ऊपर एतमाद उनका खो बैठा है। मूडीज हो या फिच हो, जो कि क्रेडिट एजेंसीज हैं जो दुनिया की मुल्कों की क्रेडिट वर्दीनेस है उसका फैसला करती हैं, वो सब उन्होंने पाकिस्तान को डाउनग्रेड कर दिया। और ये जो सीडीएस है इसका मतलब कि पाकिस्तान क्या कर्जा वापस कर सकता है, और जो उसकी रिस्क है अब, वो हम जब थे 5% पे थी, आज वो पहुंच गई है 100% पे। यानी कोई भी नहीं अब समझता कि पाकिस्तान अपना कर्जा वापस कर सकता। इसलिए बाहर से तो पाकिस्तान में पैसा आने नहीं लगा, ना इन्वेस्टमेंट आने लगी है, ना पाकिस्तान के अंदर से इन्वेस्टमेंट आने लगी है। और दूसरी चीज, जो ये कर्जे मांगेंगे कमर्शियल बैंक से, उन्होंने अब देने नहीं है कर्जे। तो इस माहौल के अंदर हमारा मुल्क एक मजीद खतरे में है। और फिर से मैं कह रहा हूं कि वो उधर पहुंच जाएगा जिधर खुदा ना खास्ता हमारे कोई भी हम इसको कंट्रोल नहीं कर सकेंगे। तो ये तो हमारा पैगाम उनको भी है जिन्होंने जिस तरह मैंने कहा इन्होंने तो बाहर भाग जाना है, लेकिन जो इनके हैंडलर्स हैं उनको पता होना चाहिए कि मुल्क जिधर खड़ा है तो नुकसान तो जिन्होंने यहां रहना है, जिनका जीना मरना पाकिस्तान में है, वो नुकसान तो उनको होने लगा है और हो रहा है। यानी हर रोज मुल्क के हालात बिगड़ते जा रहे हैं। या इन्होंने सारी एलसीज वो नहीं ऑनर कर रहे, सारी बाहर से इंपोर्ट्स बंद कर दी, और इंपोर्ट्स वो हैं जो कि रॉ मटेरियल के इंपोर्ट्स हैं। इसका मतलब फैक्ट्रियां बंद होती जा रही हैं। इंडस्ट्री हमारी, हमने रिकॉर्ड बड़ी देर के बाद इंडस्ट्री को उठाया था अपनी, जो 10.6% पे ग्रो कर रही थी। हमारे आखिरी महीने में 26% पे इंडस्ट्रियल ग्रोथ थी, आज वो 0 पे पहुंच गई है। ज़राअत के अंदर हमारा रिकॉर्ड 17 साल के बाद 4.5% हमारी ज़राअत की ग्रोथ हुई थी, और हमारी 4 फसलें रिकॉर्ड थी 2 साल। तो वो भी आज किसानों का सारी फसलें नीचे आ गई हैं, उनकी जो पैदावार है, क्योंकि खादें बढ़ गई हैं, डीजल बढ़ गया है, बिजली कीमतें बढ़ गई हैं, उनकी इनपुट्स इतनी बढ़ गई हैं कि उनके पास पैसा नहीं है अपनी जमीन पे लगाने के लिए। तो लिहाजा जिधर से हम छोड़ के गए थे और जिधर ये पहुंच गया, जिधर पाकिस्तान को इन्होंने पहुंचा लिया है, वो इससे सिर्फ निकलने का एक तरीका है, और वो मैं अब से नहीं 7 महीने से कह रहा हूं, साफ और शफाफ इलेक्शन। और मैं आप सबको आज इसलिए ये कहा था कि आपसे मेरी बात भी हो जाए, आपको मैं बता भी दूं कि मेरे ज़हन में क्या है। और मैं ये समझता हूं कि आप सबको अब तैयारी करनी चाहिए इलेक्शंस की। सारों को, अपने एमएनएज, अपने एमपीज, आपको अपने अपने हलकों में निकल जाना चाहिए अब। और आपकी तैयारी सिर्फ खास तौर पे एमपीज के, लेकिन मुझे लगता है कि जनरल इलेक्शन की तरफ हम जा रहे हैं। नामुमकिन है कि अगर 66% पाकिस्तान में इलेक्शन हो रहा है
तो उसके बाद जनरल इलेक्शन को रोक सकते हैं ये। तो हम सारों को अब कोशिश अपने हलकों में तैयारी कर लेनी चाहिए इलेक्शन की, और हमने सिर्फ इनको ये कहा हुआ है कि अगर आप बात करना चाहते हैं जनरल इलेक्शन की डेट देने में तो हम बात करेंगे, नहीं तो हम अनकरीब अनाउंस कर देंगे अपनी असेंबलीज डिसॉल्व करके इलेक्शंस। और मैंने महमूद खान आपको भी मुझे पता है कि आप तैयार हैं बिल्कुल, और परवेज अलाई ने भी मुझे पूरी गो हेड दे दी है कि जब मैं चाहूंगा तो असेंबली उसमें डिसॉल्व कर सकता हूं। तो मैं इसलिए ये सबको आपको बताना चाहता था कि अब तैयारी हो जानी चाहिए मेंटली, चाहे वो इलेक्शन पे आए या ना आए। अगर वो आएंगे तो ठीक है, जनरल इलेक्शन पे हम चले जाएंगे, लेकिन अगर वो नहीं आते तो हमने इसी महीने इंशाल्लाह अपनी प्रोविंशियल असेंबली से को डिसॉल्व करके हमने फिर अब इलेक्शंस की तरफ निकल जाना है। हाँ, एक मैंने आप सबको कहना था कि बड़ा जरूरी है कि आपने आजम स्वाति के लिए प्रोटेस्ट करना है। सबको मैं कह रहा हूं, जो उससे जुल्म हुआ है ये जुल्म की इंतहा है। एक आदमी जिसने ट्वीट किया है, दुनिया के अंदर हर जगह आपको इजाजत होती है जमहूरियत में तनकीद करने की। एक ट्वीट के ऊपर तनकीद करने पे उसको तशद्दुद किया गया। एक 75 साल आदमी, उसको पहले उसके पोता और पोतियों के सामने मारा घर में जाके, उसके बाद उसको ले जाके ये डर्टी हैरी ने के ऑर्डर्स पे इन्होंने इसके ऊपर तशद्दुद किया नंगा करके। और उस आदमी का कोई भी उसके ऊपर इस तरह का जुल्म हुआ होता तो उसका गुस्सा आना था। उसके बाद उसकी जो सबसे बड़ा हमारे माशरे के अंदर, एक हमारा माशरा इस्लामी माशरा है, उसकी जो वीडियो बना के उसके घर उसकी फैमिली को दी गई, यानी कौन आदमी है उसके बाद रिएक्ट नहीं करेगा। मेरी तरह का आदमी, मैं तो खुदकुश हमले के लिए तैयार हो जाऊंगा मेरे घर से मुझे कोई इस तरह करे। यानी मैं तो अपना सारा, मैं उसके बाद तो सिर्फ एक चीज मेरे जेहन में आया कि मैंने बदला कैसे लेना है, और मैं हर सतह पे जाऊं बदला लेने के लिए। तो वो आदमी जब उसका ज़हनी उसका सोच देखे कि वो किधर पहुंचा हुआ है, तो उससे अगर मुंह से चीजें निकल भी गई तो ये तो देखे कि हुआ क्यों है। आप सब बैठे हुए हैं और मैं आप सबको जानता हूं कि आपको सब किसी से भी ये हो तो आप सारे इसी तरह रिएक्ट करें। कौन गैरतमंद आदमी इस तरह रिएक्ट नहीं करेगा। और उसको आप पकड़ के उसके ऊपर 30 FIR काट दिया और उसको कोयटा ले गए, और उसकी हार्ट की कंडीशन है। हम ये या अभी सब, अगर आजम स्वाति को कुछ हुआ, हम सारे FIR काटेंगे उन सब लोगों पे जो जिम्मेदार हैं इससे ये उसके ऊपर तशद्दुद करने पे, और उसको फिर ये जो इसको कोयटा लेके गए हैं, जिस तरह पकड़ के लेके गए हैं, सारा हमारे जस्टिस सिस्टम का मजाक उड़ गया। सारा पाकिस्तान के अंदर फंडामेंटल राइट्स, यानी मैं फिर से बड़े अदब से अपनी अदिया से कहता हूं कि अगर आप इस कौम के फंडामेंटल राइट्स को की हिफाजत नहीं करेंगे तो और कौन करेगा। कि किसके पास हम जाएं कि इतनी बड़ी वायलेशन हो रही है इंसानी हुकूक की, तो इसका यहां तो इसका मतलब जंगल का कानून है, तो ताकतवर जो मर्जी कर सके। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि सारों को आपको इसके ऊपर स्टेटमेंट्स देनी चाहिए और खड़ा होना चाहिए। आपको सारों में अपने लोगों को अवेयर करना चाहिए कि अगर ये आज आजम स्वाति से हो सकता है तो ये आपके किसी से भी ये हो सकता है। हम किसी से भी ये कर सकते हैं। ये ना समझे कि आजम स्वाति से वो, और हमारे कई लोग सोचते हैं कि चलिए जी हमारे से नहीं होगा। ये तो एक दफा अगर इसके ऊपर ये जिस तरह कर रहे हैं, ये तो कोई भी पाकिस्तान में इसका मतलब, हम कोई भी अगर मुंह खोलेंगे और कोई अपना आजादी राय का इजहार करेंगे तो हम किसी से भी हो सकता है। अरशद शरीफ से जो हो चुका है, ये भी कोई इसकी कोई मिसाल है कि पाकिस्तान का नंबर 1 इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट, और सबको पता है कि वो सबसे क्रेडिबल बाज़मीर आदमी, मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी, सारों को पता है। इसलिए लोग उसको इतना पसंद करते थे, इसलिए वो ओपिनियन मेकर था। लोगों को पता था कि वो मुल्क के लिए खड़ा, मुल्क के मफादात के लिए। उससे जो हुआ है, और उसे जाके बाहर कत्ल कर दिया। और मुझे इतना अफसोस है अपने सहाफी बरादरी से कि इसके लिए नहीं आप खड़े होंगे, और आपकी जिसकी भी वजह से इसके लिए खड़े नहीं हो रहे,
ये तो इसका मतलब आप सब किसी से भी हो सकता है, किसी भी साहब, अगर अरशद शरीफ से हो सकता है तो किसी से भी हो सकता है। इसलिए मैं अपनी कौम को कहता हूं कि ये वक्त है अपनी हकीकी आजादी के लिए खड़े हो। हकीकी आजादी आती है हकूक से, हकूक मिलते हैं रूल ऑफ लॉ से, इंसाफ से। तो ये पाकिस्तान में वो वक्त है। तो आप सबको मैं ये कहना था कि आप सबको मेंटली प्रिपेयर होना चाहिए कि हमने अभी इलेक्शन में भी जाना है और ये हमारी मुसलसल जद्दोजहद जारी रहेगी। ये पहला कदम होगा इंशाल्लाह जब हम अपनी प्रोविंशियल असेंबलीज में इलेक्शंस करवाएंगे। महमूद खान, आप थैंक यू, और आप प्लीज